मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 को रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश की परिभाषा तो मैंने बता दी और मेरा आदत है कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उस टॉपिक का नाम क्या, उस पर थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग बात करते हैं। तो नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश क्या होता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सके, वो होता है प्रकाश। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपकी आंखों में रोशनी होती है, खुद की रोशनी होती है, तो आप कहेंगे हाँ। कंफ्यूजन तो होगी, लेकिन हाँ सबका आएगा। लेकिन मैं कहूँगी नहीं होती है। अगर रोशनी होती तो आप अंधेरे में भी कोई चीज देख सकते थे। हम अंधेरा तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं, हम उसको नहीं देख पा रहे, इसीलिए तो वहां अंधेरा है। अगर हम वहां पे देख पाते, जैसे उजाला हम देख रहे हैं, तो क्या इसको हम अंधेरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसीलिए अंधेरा तो तभी हुआ ना जब वहां पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अपनी आंखों में रोशनी में प्रकाश नहीं होती है, किसी अन्य प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। और ये होता है किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक, कोई चीज हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब उस पर प्रकाश पड़ी, वहां से रोशनी रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आंखों में आई, तो वो हमें दिखाई देने लगती है। अब बात करते हैं अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में अंतर होता है। अपवर्तन का मतलब होता है जैसे कोई एक प्रकाश जा रही, वो अपने डायरेक्शन से ऐसे मुड़ गई, थोड़ा सा मुड़ गई, ठीक है, ये हो गया अपवर्तन। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश गई, वहां से टकराई, वापस से पूरा प्रकाश रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ बढ़ गया, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। ओके, दोनों में अंतर समझ में आ गया? हो सकता है अंतर पे भी सवाल आ जाए, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन क्या होता है। चलिए अब आप समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अगर जो प्रकाश है वो किसी विरल माध्यम से, विरल माध्यम मतलब हवा, किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में चली जाती है। सघन माध्यम पानी भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जिसमें प्रकाश जा सके। अब कह दो सघन माध्यम तो लकड़ी भी होता है, उसमें प्रकाश थोड़ी ना जाएगी यार। तो सघन माध्यम ऐसा जिसमें प्रकाश जा सके, जैसे कांच में जा रही है या फिर पानी में जा रही है, तो ये सघन माध्यम कहलाता है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब क्या है, वो अविलंब से या तो दूर हटेगी या तो पास आएगी। तो ये जो विचलन होता है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ओके, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब ये जो प्रकाश है, इसका नाम हमने दे दिया OA, और जो आगे जा रही है इसका नाम हमने दे दिया AP। अब ये जो बीच में देख रहे हो, जहाँ पे पॉइंटेड है, जहाँ पे A रखा गया, ये क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक है, आपतन बिंदु का मतलब वह बिंदु जहां से प्रकाश जो है वो मुड़ रही है, चाहे वो पास आ रही हो चाहे वो दूर जा रही हो। तो ठीक है, ये क्या है? आपतन बिंदु है। और ये जो बीच में आपने डैश डैश देखा, ये क्या है? एन का मतलब क्या है? ये अविलंब है। ठीक है, अविलंब का मतलब जो आपतन और आपतित और परावर्तित किरण आपतित और अपवर्तित किरण के बीच में जो डिवाइड कर रही है रेखा, वो क्या हो गई? अविलंब हो गई। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि जो ये अपवर्तन की क्रिया हो रही है, थोड़ा सा बोर्ड पे लाइट आ रही है, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेना। तो अपवर्तन की जो हो रहा है ये कारण, अपवर्तन जो क्रिया हो रही है, इसका रीजन क्या है, अपवर्तन हो क्यों रहा है? तो अगर आपने इस फिगर को ध्यान से समझा होगा तो इसका रीजन आपको तुरंत पता चल गया हो, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता चला होगा। चलिए, उसके लिए तो मैं हूँ ही। तो कारण क्या है? विभिन्न माध्यम। जैसे देखो, माध्यम क्या है? अलग अलग है। वायु से जा रही है, अगर वायु से वायु में ही जा रही है, उसके बीच में कोई नहीं आया तो उसका अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर उसके बीच में कोई ऐसा माध्यम आ गया तो उसका अपवर्तन हो जाता है। जैसे कि अब अगर हम देखें तो जो तारे होते हैं, देखो चंद्रमा क्या होता है, वो भी एक तारे के ग्रुप में आता है, लेकिन वो हमें टिमटिमाता नहीं दिखता। लेकिन जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं, वहां पे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, होता रहता है लगातार, जिस वजह से जो तारे हैं वो टिमटिमाते हमें दिखते हैं। लेकिन चंद्रमा जो है बहुत नीचे है, वहां पे ज्यादा अपवर्तन नहीं होता, जिस वजह से वो हमें टिमटिमा नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलिए अच्छा, हम रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, तो क्या, एक तो अभी मैंने बताया, दूसरा क्या है, अगर एक ग्लास में हमने पानी भर दिया है और पानी में क्या डाल दी? एक पेंसिल डाल दी। तो ये जो पेंसिल आप देख सकते हैं, डाला तो मैंने इस तरीके से, और वीडियो आप साथ में देख लीजिए, ये वीडियो मैंने कराया भी है, बताया भी है, इस पर आप जाके वीडियो देख भी सकते हैं। तो ये पेंसिल है, हमने पानी भरे ग्लास में पेंसिल को डाला, तो पेंसिल ऊपर से सीधी है, लेकिन पानी के अंदर थोड़ा सा अपनी सिराई ऐसे दिखाई देगी। तो आप जैसा इस फिगर में देख भी सकते हैं, ये है अपवर्तन का जो एग्जाम्पल। अगर आपको बनाना है कॉपी में एग्जाम में, तो जरूर ये फिगर आप बनाए वहां पे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो अपवर्तन है उसके नियम क्या क्या है। अपवर्तन के हमारे सिलेबस में 2 नियम भी दे रखे हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गई आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब OA, और
अपवर्तित किरण का मतलब हो गया ए बी, और अब जो आपतन बिंदु है ये ए, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, अपवर्तन जो आपतित किरण आ रही है इसके साथ अभिलंब का जो बना आपतन कोण है आई, और जो अपवर्तित किरण जा रही है इसके साथ अभिलंब का ये जो कोण बनता है, अभिलंब के साथ ये जो अभिलंब है इसके साथ जो बना कोण है अपवर्तित कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर, सॉरी इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। अब इस नियतांक को हम लोग किससे लिखते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब एन बराबर क्या हो जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी को हम नाम से जानते हैं कौन सा नियम, स्नेल का नियम। ये स्नेल का नियम क्यों कहलाता है, क्योंकि ये नियम स्नेल के द्वारा ही दिया गया है, इसीलिए इसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अब अगला जो, अब देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन एक बार समझा दूं। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, लेकिन वो पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के कितने नियम हैं, दूसरा सवाल। अपवर्तन के नियम की परिभाषा दीजिए, तीसरा सवाल। मतलब एक में डिटेल आपसे पूछेगा दोनों नियम के बारे में, एक में पूछ सकता है कि कितने नियम है, तो आप वहां बताएंगे 2 नियम है। अब स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो दूसरा नियम आपको वहां पे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के किन्हीं 2 एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए, तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं वहां पे, और दूसरा जो चंद्रमा वाला मैंने बताया और तारों वाला वो लिख सकते हैं। ये इतने सारे सवाल आपसे बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल या फिर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिएगा कि जो वायु में प्रकाश की चाल उसको हम सी से लिखते हैं, और किसी माध्यम में, वो चाहे कांच हो चाहे वो पानी हो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग वी से लिखते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश, सॉरी, वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि क्या ये सही है या गलत, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जब 3 × 10⁸ होती है, तो इसका मतलब ये, निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होती है, और माध्यम को हम हवा से ही दिखाते हैं। अक्सर हवा हो, जब ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम हमें दिखाना हो हम हवा ही दिखाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपने सामने अपने पढ़ा है कि निर्वात में जब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो किसी माध्यम की आवश्यकता क्यों ही होगी जब निर्वात में इसकी चाल इतनी है। तो ठीक है, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ओके बच्चों, तो इतना आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग 2 न्यूमेरिकल्स को करते हैं, और इन 2 न्यूमेरिकल को आपको अलग अलग वैल्यूज पे रख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसके लिए वीडियो मैंने न्यूमेरिकल कराई हुई है, लेकिन मैं फिर से इसमें करवा रही हूँ, इसलिए आपको, क्योंकि आपको समझ में आ सके। अब एग्जाम पास आ रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, मुझे भी पता है, तो इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल बता दे रही हूँ, वो आपको जरूर प्रैक्टिस करते रहना है बच्चों, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल देखिएगा क्या दिया है, वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं, बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 226 × 10⁸ अब किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम लोग वी से लिखते हैं, वायु में प्रकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग सी से लिखते हैं। तो अपवर्तनांक पूछा है, अभी अभी देखा था कि अपवर्तनांक बराबर होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो सी का मान क्या है, 3 × 10⁸, और माध्यम में यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.26 × 10⁸। ओके बच्चों, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लेता है यार, पता नहीं क्या इस कैमरे में है। 3 × 10⁸, अब इसको, ये जो 3 × 10⁸ इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और नीचे क्या है 2.26, ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल, तो ये क्या बच गया 3/2.26, पॉइंट हटाएंगे ऊपर से 0 बढ़ाएंगे तो 300/226, इसको कट करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 1.33। ओके, ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे मात्रक नहीं लिखना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा सवाल जो फिगर बेस्ड पे आता है। चलिए दूसरा सवाल देखिए, ये आपको फिगर दिया है, यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री और ये एंगल है अल्फा, ये है 30 डिग्री और ये एंगल है बीटा। आपको अल्फा और बीटा दोनों का मान यहाँ पे बताना है।
ये हो गया प्रथम माध्यम और ये हो गया द्वितीय माध्यम। ठीक है, अब प्रथम द्वितीय क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे दिया नहीं है तो भी, दिया होता तो भी, केवल हमें एंगल से मतलब है। अच्छा ये बताइए जो क्या है अभिलंब है, बीच में जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, अभिलंब है, सबको पता है। तो अभिलंब के साथ इस बेस का कितना एंगल बनेगा, अगर हम आपसे पूछे कि ये वाला जो एंगल है, आपको जो मैंने पूछ रही हूँ मैं, ये कितना एंगल है, आप सीधा सा बोलोगे क्या है, ये 90 डिग्री है। अच्छा अगर 90 डिग्री ये पूरा है, इसमें से 45 आपको दे रखा, तो बचा एंगल कितना कैसे निकालोगे, 90 में से 45 घटा के निकालोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 90 माइनस 45 बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू निकल के क्या आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल क्या आ गया हमारा, 45 डिग्री। नीचे देखो सेम वैसे नीचे भी हो जाएगा, इसलिए एंगल का मान क्या है, 90 डिग्री। अगर 90 में से आपको 30 दिया है और बीटा का मान पूछा है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री, तो बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, 60 डिग्री। मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल दे रख सकता है, या फिर साइन आई और साइन आर का मान वहां पे रख के आपसे पूछ सकता है। अगर यहाँ पे साइन आई और साइन आर पूछता तो हम क्या करते, तो अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर कर देते। आई का मान 30 है, मतलब साइन 30, और आर का मान क्या है, सॉरी आई का मान है 45 और आर का मान है 30, तो यहाँ पे लिख देते साइन 30। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, और एक साइन 30 का मान होता है 1/2। तो आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू 1। √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा √2, तो अपवर्तनांक आ जाएगा √2। ठीक है, तो ऐसे आपको सवाल हल करना है। और न्यूमेरिकल आपको मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। और इस चैप्टर को हमने कर दिया है रिवाइज। वीडियो पसंद आए तो एक बार जरूर शेयर करना, और पिछली जो वीडियोस डाल रखी हैं उसको जरूर से देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और सबसे जरूरी बात, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।